स्टोरी हमें नारीरा प्रिजन के सेक्टर 4 में ले जाती है, जहां कैदी मेस हॉल में बैठे होते हैं। और ऑनेस्टली वहां का खाना देखने में काफी डिसेंट लगता है। राइस, सैलेड और किसी तरह का मीट रखा होता है, जिस पर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपनी ट्रे उठाता है और अकेले एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। इसी दौरान एक कैदी थोड़ा और खाना उठा लेता है, लेकिन हमारा हीरो खाने के मूड में नहीं होता। वो सब कुछ बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा होता है। अचानक एक कैदी उसे घूरता है और पूछता है कि वो ऐसे क्यों देख रहा है, जिस पर उसका टैटू वाला दोस्त उसे और भड़काता है कि कुछ एक्शन ले। नया लड़का बिना रिएक्शन के बैठा रहता है, जो देखकर वो पिग गाय कंफ्यूज हो जाता है। फिर अनॉयड होकर दूसरा कैदी डराने के लिए हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास थूक देता है और उसे बोलता है कि सारा खाना खा ले, वरना आगे क्या होगा वो जानता है। इसके बाद दोनों बुलीज उससे पूछते हैं कि इतना लंबा चेहरा क्यों बना रखा है और मैनस नाम की कोई चीज है या नहीं। फिर वो उसे मर्डरर बोल देते हैं और ये सुनकर हमारे हीरो की आंखों में गुस्सा भर जाता है। उसी पल उसे याद आता है कि जिन लोगों ने उसे फ्रेम किया है वो उन सब से रिवेंज लेने वाला है, और जिस पर वो सामने वाले के पैर पर जोर से स्टॉम्प करता है। आगे वो लंजिंग फॉरवर्ड होकर चिल्लाता है कि वो सबको वही सफरिंग फील करवाएगा जो उसने खुद फील की है। फ्यूरियस ग्लेयर के साथ वो उन लोगों को खत्म करने के लिए रेडी होता है जिन्होंने उसे प्रोवोक किया था। यह देखकर पूरा ब्रूट फ्रीज हो जाता है। रूकी के एटीट्यूड से सब स्टन्ड रह जाते हैं। फिर एक स्विफ्ट मूव में हमारा प्रोटैगनिस्ट चॉपस्टिक्स को वेपन की तरह यूज करते हुए आगे बढ़ता है, और इसके कारण मेस हॉल में हर तरफ रेड लिक्विड उड़ने लगता है। वो सीधे उस गाय के फेस पर हिट करता है, जो पेन में तड़पता रहता है। इसके बाद स्टोरी हमें 2 वीक्स पहले ले जाती है। सीन चेंज होकर एक बार की टेबल दिखती है, जो ड्रिंक्स और फूड से भरी होती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट काउच पर बैठा होता है, चेहरे पर बहुत सीरियस एक्सप्रेशन रहता है। वो मायो कुरासावा नाम की लड़की को देख रहा होता है और मन ही मन उससे अपने फीलिंग्स कन्फेस करने की प्लानिंग करता रहता है। इसी दौरान वो लड़की बोलती है कि उसे रेस्ट रूम जाना है और फ्रेंड के साथ चली जाती है, जिसे जाते हुए वो लड़का देखता रहता है। फिर वो डीप ब्रेथ लेता है और कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ डिसाइड करता है कि आज ही वो दिन है। इसके बाद वो उठता है और उसी डायरेक्शन में जाने लगता है जिधर लड़की गई होती है। हॉलवे में पहुंचकर वो उसे रोकता है और बात करने के लिए बुलाता है। लड़का बोलता है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट कहना है, जिस पर लड़की उसके सीरियस टोन पर सवाल करती है। फिर वो करेज जुटाकर फाइनली कन्फेस करता है और उससे गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछता है। लड़की पोलाइटली मना कर देती है और कहती है कि उसे अभी बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। ये सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट शॉक में आ जाता है और वो लड़की बिना पीछे देखे चली जाती है। वो वहीं खड़ा फ्रीज हो जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि अभी क्या हुआ। वापस टेबल पर आकर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन एक बेवरेज कैन क्रश करके निकालता है। फिर वो लगातार ड्रिंकिंग करने लगता है, रिजेक्शन का दर्द भूलने के लिए। एक के बाद एक कैन पीते हुए वो सब भूलने की कोशिश करता है और फिर एक और एम्प्टी कैन टेबल पर जोर से मारता है। इसी हालत में उसकी कॉन्शियसनेस जाने लगती है और बूज की वजह से वो पूरी तरह पास आउट हो जाता है। सिर टेबल पर गिरा रहता है और उसे आसपास क्या हो रहा है इसकी कोई खबर नहीं रहती। जब वो उठता है तो खुद को एक डार्क रूम में अकेला पाता है और सोचता है कि सब लोग कहाँ चले गए। फिर वो उठकर डोर की तरफ जाता है, बाहर देखने के लिए कि क्या चल रहा है। बाहर निकलते ही वो पुलिस ऑफिसर्स और एक क्राइम सीन देखता है। तभी एक कॉप उसे पकड़ लेता है और लड़की मियो कुरासावा के मर्डर का आरोप लगा देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट चिल्लाता है कि ये इम्पॉसिबल है और गार्ड से छूटने की कोशिश करता है। डेस्परेट होकर वो पुलिस टेप पे पकड़ लेता है और समझ नहीं पाता कि उस पर यह आरोप क्यों लगाया जा रहा है। उसी के सामने वो उस लड़की की बॉडी देखता है जिसे वो पसंद करता था, जो जमीन पर पड़ी होती है। फिर सीन कोर्ट रूम में शिफ्ट होता है, जहां जज उसे 30 साल की प्रिजन सेंटेंस सुना देता है। लड़की के पेरेंट्स गुस्से में चिल्लाते हैं कि उसे मैक्सिमम पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। हमारा प्रोटैगनिस्ट की दुनिया पूरी तरह टूट जाती है और वो सोचता रहता है कि सब कुछ यहाँ तक कैसे पहुंच गया। उसे एमओ की स्माइल याद आती है और वो खुद से पूछता है कि क्या ये सब सिर्फ एक नाइटमेयर है। आंखों में आंसू लेकर वो कसम खाता है कि उसने ये क्राइम नहीं किया। तभी उसका फादर कोर्ट में खड़ा होकर अपने बेटे की इनोसेंस डिफेंड करता है, जिसके जवाब में विक्टिम की फैमिली उसे अक्यूज्ड करने लगती है कि वो अब भी एक्सक्यूजेस बना रहा है। इसके बाद लड़की के रिलेटिव्स उसके फादर पर टूट पड़ते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। यह देखकर हमारा प्रोटैगनिस्ट डैड के लिए चीखता है, लेकिन पकड़ा हुआ होता है और उन्हें रोकने की भीख मांगता रहता है। मार खाते हुए भी फादर बोलता है कि वो अपने बेटे की इनोसेंस प्रूव करेगा। इसके बाद सीन चेंज होकर एक बिल्डिंग का एक्सटीरियर दिखता है, जो प्रिजन जैसा लगता है। प्रेजेंट में वापस आकर हम देखते हैं कि सेल में दूसरे कैदी उसे घूर रहे होते हैं। जैसे ही वो अंदर आता है, सब सस्पिशियस नजरों से उसे देखते रहते हैं। अपने बिलोंगिंग्स पकड़े हुए एक कैदी उससे उसके क्राइम के बारे में पूछता है। टैटू वाला गाय डराने के लिए पास आता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। तभी पीछे से दूसरा प्रिजनर उसे हिट करता है और जवाब देने को कहता है। जमीन पर गिरकर वो रोते हुए कहता है कि उसने कुछ नहीं किया और उसे फ्रेम किया गया है। फिर बिग गाय उसे बुलाता है। चेहरे पर फ्रेंडली
फ्रेंडली एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं होता। हमारा प्रोटैगनिस्ट ओबे करता है और सेल लीडर के सामने खड़ा हो जाता है। बिना वार्निंग के लीडर उसके स्टमक में जोरदार किक मारता है और इम्पैक्ट से वो पीछे उड़कर सेल फ्लोर पर गिर जाता है। बुली उसे उठाकर पूछता है कि क्या वो न्यूज वाला मर्डरर है। मना करने के बावजूद बाकी कैदी उसे फिर से पीटते हैं। लीडर बोलता है कि उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं और उसे फाइट बैक करने को उकसाता है। रिएक्शन ना देखकर वो अपने गूंज को बोलता है कि नए लड़के को बांध दो। हमारा प्रोटैगनिस्ट छूटने की कोशिश करता है लेकिन बाकी लोग ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। थोड़ी देर में उसके हाथ कसकर बांध दिए जाते हैं और एस्केप का कोई रास्ता नहीं रहता। एक बुली चिल्लाकर पूछता है कि अब भी रेजिस्ट कर सकता है या नहीं और पूरी ताकत से उसके स्टमक में पंच मार देता है। ब्लो इतना स्ट्रांग होता है कि वो बहुत सारा ब्लड थूक देता है। हाथ बंधे होने की वजह से वो खुद को डिफेंड नहीं कर पाता और एक ह्यूमन पंचिंग बैग बन जाता है। हालत ऐसी हो जाती है कि वो पूरी तरह बीटन होता है और फाइट करने की कोई स्ट्रेंथ नहीं बचती। सेल लीडर उसके बाल पकड़कर उसे घूरता है, नजरों में प्योर कंटेम्प्ट होता है। फिर वो धमकी देता है कि अगर गार्ड्स को कुछ बताया तो हालात और भी बुरे होंगे। हमारा प्रोटैगनिस्ट नफरत भरी नजरों से अटैकर का चेहरा याद कर लेता है। अगले दिन एक गार्ड उसे प्रिजन हॉलवे में बुलाता है। ऑफिसर उसे टेरेबल न्यूज देता है कि उसके पेरेंट्स एक्सीडेंट में मर गए हैं। तो जो पूरी तरह शॉक में चला जाता है। गार्ड उससे पूछता है कि क्या कोई और रिलेटिव है। जब वो जवाब नहीं देता तो ऑफिसर बार बार सवाल करता है। आंखों में आंसू लेकर हमारा हीरो बोलता है कि अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचा है। गार्ड कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और बिना कंपैशन के उसे वहां से भेज देता है। इसके बाद ऑफिसर्स खाना खाने चले जाते हैं और टोजो अकेला रह जाता है। मेस हॉल में वापस आकर हमारा प्रोटैगनिस्ट दिन का खाना उठाता है। पूरी तरह एम्प्टी लुक के साथ वो टेबल पर बैठ जाता है। खाने की कोई इच्छा नहीं रहती। उसी वक्त उसे परेशान करने वाला बुली भी अपना चो ले रहा होता है। टोजो डिस्टेंस से सब कुछ सीरियस और कैलकुलेटिंग नजरों से देखता रहता है। फिर वो गाय उसके पास आता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। टैटू वाला पार्टनर साइड में खड़ा होकर स्मर्क करता रहता है। ब्रूट उसे घूरता रहता है, रिएक्शन का इंतजार करता है। फिर उसका बड़ी ट्रे के पास थूक देता है और उसे और प्रोवोक करता है। वो धमकी देता है कि बिना कंप्लेन किए सब कुछ खा ले। दोनों इडियट उससे पूछते हैं कि इतना लंबा चेहरा क्यों बना रखा है और मैनर्स हैं भी या नहीं। तभी वो हद पार कर देते हैं उसे मर्डर बोलकर और यही बात उसे पूरी तरह ओवर द एज पर ले जाती है। लड़की के उसे रिजेक्ट करने वाला सीन अचानक हमारे प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में फ्लैश होता है, जिस पर हालात और बिगड़ जाते हैं जब उन्हीं में से एक गाय उसके राइस के ऊपर कचरा फेंक देता है। उसे अपने फादर का वो प्रॉमिस भी याद आता है जिसने उसे बचाने के लिए सीरियस बीटिंग झेली थी। इन सारी मेमोरीज के साथ तोजो का एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल जाता है और उसमें सिर्फ हेट्रेड नजर आता है। उसे याद आता है कि कैसे इन्हीं लोगों ने सेल में उसे मारा था और ह्यूमिलिएट किया था। उसी पल वो सोचता है कि उसे इतना सफर क्यों करना पड़ रहा है और फिर रियलाइज करता है कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इसके बाद वो अपने चॉपस्टिक्स को कसकर पकड़ लेता है। उसके दिमाग में चलता है कि अगर वो मर भी जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मर्डरर शब्द उसके दिमाग में गूंजता रहता है, बुली की मॉकिंग स्माइल के साथ। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि वो अभी चेकआउट नहीं करेगा। वो सेटल करने का फैसला करता है, जिस पर वो पूरी ताकत से सामने वाले के पैर पर स्टॉम्प करता है और जिन लोगों ने उसे फ्रेम किया था उन सबके खिलाफ रिवेंज की कसम खाता है। इसके तुरंत बाद वो आगे लंजेस करता है और चिल्लाता है कि वो सबको वही फील करवाएगा जो उसने खुद फील किया है। पूरी तरह अनहिंज्ड लुक के साथ वो सब कुछ तबाह करने के लिए रेडी हो जाता है। ये देखकर पूरा ब्रूड फ्रीज हो जाता है। रूकी के अचानक एटीट्यूड चेंज से सब स्टन्ड रह जाते हैं। फिर एक स्विफ्ट मूव में टोजो आगे बढ़ता है और चॉपस्टिक्स को वेपन की तरह यूज करता है। इसके कारण मेस हॉल के बीचों बीच हर तरफ रेड लिक्विड उड़ने लगता है। वो सीधे उस गाय के फेस पर हिट करता है और राय अटैक की वजह से पेन में तड़पने लगता है। बुली दर्द से चिल्लाता रहता है और वूंड को ढकने की कोशिश करता है। उसका पार्टनर शॉक में आ जाता है और अपने बॉस को आवाज देता है जो फ्लोर पर पड़ा होता है। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना टोजो बाकी लोगों की तरफ मुड़ता है और उन्हें मर जाने के लिए बोल देता है। दूसरे कैदी गुस्से में आ जाते हैं और अपने बॉस पर अटैक करने के लिए टोजो पर चिल्लाते हैं, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट पीछे नहीं हटता है। वो दांत भींच लेता है और जो भी आगे आने वाला है उसके लिए रेडी रहता है। गूंज में से एक नए लड़के के इस चेंज से साफ डरा हुआ नजर आता है। वो कुछ सोच भी पाता उससे पहले ही टोजो इनसेन स्पीड से आगे चार्ज करता है। वो सामने वाले प्रिजनर के फेस के बीचों बीच डेवास्टेटिंग ब्लो मारता है। प्योर फ्यूरी वाली नजरों के साथ वो सोचता है कि अगर वैसे भी उसे मरना है तो वो इन
सारे स्कमबैग्स को अपने साथ ले जाएगा। पंच इतना ब्रूटल होता है कि सामने वाला गाय वहीं नॉकआउट हो जाता है और फ्लोर पर गिरकर कंप्लीटली अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। इम्पैक्ट की ताकत से बुली का बॉडी पीछे की तरफ उछल जाता है। उसे सांस लेने का मौका दिए बिना हमारा हीरो अगले टारगेट की तरफ बढ़ चुका होता है। वो गाय सीरियस बीटिंग खाता है और अपने आप को डिफेंड करने के लिए आर्म तक नहीं उठा पाता है। उसी वक्त एक और कैदी पीछे से उसे रोकने के लिए दौड़ता है। वो उसकी बैक पर पंच मारता है, लेकिन टोजो को जैसे कुछ फील ही नहीं होता। रुकी की रेजिलियंस देखकर कैदी और ज्यादा टिक ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो लगातार फाइट करता जा रहा होता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट पागल सी नजरों के साथ पीछे मुड़ता है और सामने वाला गाय सोचता है कि शायद ये अपना दिमाग खो चुका है। इसी केओस के बीच गार्ड्स मेस हॉल में पहुंचते हैं और उसे रुकने के लिए चिल्लाते हैं, जिस पर एक ऑफिसर पीछे से उसे पकड़कर रिस्ट्रेन करने की कोशिश करता है। ऑफिसर उसे पंच मारता है और ट्रबल क्रिएट करने की कंप्लेंट करता है, लेकिन टोजो को वो ब्लो भी फील नहीं होता। वो गार्ड को टेरिफाइंग नजरों से घूरता है। डर कर ऑफिसर बोलता है कि इंजर्ड गाय को इन्फर्मरी ले जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इसी बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट पूरी सिचुएशन पर प्योर रेज में चिल्लाता रहता है। वो खुद को छुड़ा लेता है और उसे पकड़े हुए गार्ड पर पावरफुल स्पिनिंग किक मार देता है। इस अटैक की फोर्स से ऑफिसर पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है। इसके तुरंत बाद टोजो दौड़ पड़ता है और गार्ड चिल्लाता है, ये सोचकर कि वो खुद को दीवार से टकरा देगा। कई कैदी और ऑफिसर्स मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। वहां से वो उसे कसकर पकड़ लेते हैं, जबकि वो खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करता रहता है। पकड़े जाने के बावजूद वो पूरी ताकत से चिल्लाता और फाइट करता रहता है। सीन इन्फर्मरी में शिफ्ट होता है, जहां एक आईवी बैग लटका हुआ दिखता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बेड पर लेटा होता है और ऐसा लगता है जैसे उसने जीने की इच्छा खो दी हो। डॉक्टर गार्ड को समझाता है कि अगर वो खाना रिफ्यूज करता रहा तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसी दौरान एक एल्डरली जैनिटर इन्फर्मरी में एंटर करता है सफाई करने के लिए। हाथ में ब्रूम लेकर वो कामली फ्लोर स्वीप करने लगता है। अचानक वो रुकता है और यंग मैन से बोलता है कि अपनी लाइफ को ऐसे वेस्ट मत कर। हमारा प्रोटैगनिस्ट एडवाइस सुनता है, लेकिन बिना किसी एक्सप्रेशन के वैसे ही पड़ा रहता है। ओल्ड मैन पूछता है कि अगर वो मर गया तो उसके पेरेंट्स का नाम कौन साफ करेगा। ये सुनते ही टोजो की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो अलर्ट हो जाता है। वो बेड पर बैठता है और पूछता है कि ओल्ड मैन ने अभी क्या कहा। ओल्ड मैन सवाल करता है कि क्या उसने कभी सोचा है कि एक्सीडेंट रियल नहीं भी हो सकता। टोजो और ज्यादा शॉक हो जाता है और पूछता है कि वो क्या इंप्लाई कर रहा है। सीरियस लुक के साथ ओल्ड मैन कहता है कि उसके पेरेंट्स का मर्डर किया गया था। यह सुनकर यंग मैन उसका कॉलर पकड़ लेता है और पूछता है कि उसे ये कैसे पता। ओल्ड मैन उसे काम करता है और सीधे पूछता है कि क्या उसने सच में उस लड़की को मारा था। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी आंखों में देखकर पूरी सर्टेनिटी के साथ एक्यूजेशन डिनाई करता है। इस पर ओल्ड मैन कंक्लूड करता है कि उसके पेरेंट्स को एविडेंस ढूंढने की वजह से एलिमिनेट किया गया। टोजो को याद आता है कि केस की शुरुआत से ही उसे सब कुछ बहुत स्ट्रेंज लगता था। वो सोचता है कि ऐसा करने की हिम्मत किस में हो सकती है और मोटिव क्या रहा होगा। यह सोचते हुए उसकी आंखों से प्योर रजे के आंसू बहने लगते हैं और वो दांत भींच लेता है। टोजो चिल्लाकर बोलता है कि ओल्ड मैन सही है और वो तब तक चेकआउट नहीं करेगा जब तक अपने पेरेंट्स का बदला नहीं ले लेता। मिशाचिया यंग मैन की नई डिटर्मिनेशन देखकर हल्की सेटिस्फाइड स्माइल देता है, लेकिन वार्न करता है कि उसकी करंट स्टेट में टोजो कुछ भी नहीं कर पाएगा और कुरीकी उसे खत्म करना चाहता है। इसके बाद ओल्ड मैन बोलता है कि लकीली सरवाइव करने का एक तरीका है। वो बड़ी ग्रिन देता है और हमारे प्रोटैगनिस्ट की करेज की तारीफ करता है और कहता है कि उसे वो पसंद है। वहां से टूचिया हेल्प ऑफर करता है अगर वो सरवाइव कर गया, जिसे सुनकर यंग मैन कंफ्यूज हो जाता है। ओल्ड मैन सिनिस्टर लुक के साथ रिवील करता है कि उसकी हेल्प प्रिजन से एस्केप करने के लिए है। अचानक बाहर से आवाज सुनकर ओल्ड मैन का एक्सप्रेशन बदल जाता है। जाने से पहले वो टोजो को एक बुक देता है और बोलता है कि ये फ्यूचर में बहुत यूजफुल होगी। हमारा प्रोटैगनिस्ट बुक लेता है और ओल्ड मैन को हॉलवे में जाते हुए देखता है। बुक के कवर पर ह्यूमन एनाटॉमी और उसके मेन वीक पॉइंट्स के बारे में लिखा होता है। टोजो पूछता है कि वो असल में है कौन, जिस पर ओल्ड मैन खुद को सीचिया बताता है और जोड़ता है कि वो उसे बस ओल्ड टाइमर कह सकता है। अचानक एक गार्ड इन्फर्मरी का डोर तोड़ते हुए अंदर आता है। वो कामली बुक पढ़ने के लिए टोजो पर चिल्लाता है। ऑफिसर कंप्लेन करता है कि मेस हॉल में किया गया उसका मेस सबके लिए नाइटमेयर बन चुका है। इसके बाद वो उसे 1 महीने के लिए सॉलिटरी भेज देता है ताकि उसका दिमाग ठंडा हो सके। बिना किसी मर्सी के उसे डार्क सेल में जोर से फेंक देता है। मेटल डोर बंद हो जाता है और हमारा हीरो पूरी डार्कनेस में अकेला रह जाता है। अंदर वो बुक पकड़े रहता है और सोचता है कि अब वो अपनी लाइफ खत्म नहीं करना चाहता। एनाटॉमी बुक को देखते हुए उसे जीने का नया पर्पस मिल जाता है। डिटर्मिन्ड लुक के साथ वो कसम खाता है कि वो अपना रिवेंज जरूर लेगा। 15 दिन गुजर जाते हैं और फाइनली सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का डोर खुलता है। वही गार्ड सेल खोलता है और चिल्लाता है
है कि अगर जिंदा है तो बाहर आ, लेकिन अंदर देखकर ऑफिसर पूरी तरह शॉक हो जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट डार्कनेस से बाहर निकलता है, बिल्कुल अलग फिजिक के साथ। उसका बॉडी पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डिफाइंड हो चुका होता है। गार्ड पूछता है कि उसने अंदर क्या किया, जिस पर टोजो कैजुअली बोलता है कि कुछ खास नहीं। सिनिस्टर स्माइल के साथ वो कहता है कि वो बस अपने सिंस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था। सीन प्रिजन यार्ड में चेंज होता है, जहां कैदी मैनुअल लेबर कर रहे होते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट नए कॉन्फिडेंस के साथ उस एरिया से गुजरता है। दूर से उसे टॉर्मेंट करने वाला एक बुली टोजो को देख लेता है और सरप्राइज हो जाता है, जिस पर वो तुरंत अपने बडीज को कॉल करता है और बोलता है कि टोजो यहाँ आ चुका है। इसके बाद कैदियों का एक ग्रुप उसे घेर लेता है और धमकी देता है कि अब उसका गेम ओवर है। लेकिन हमारा हीरो बिल्कुल भी इंटिमिडेट नहीं होता और हल्की स्माइल के साथ सबका सामना करता है। अचानक गुरु की सामने आता है और बोलता है कि वो सिर्फ उसी के लिए हॉस्पिटल से बाहर आया है। वो अपने फेस के स्कार की तरफ इशारा करता है और रिवेंज लेने की कसम खाता है। बिना टाइम वेस्ट किए वो अपने गूंस को हमारे प्रोटैगनिस्ट पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। इसके साथ ही पूरी गैंग एक साथ चार्ज करती है टोजो को गिराने के लिए, लेकिन टोजो बिल्कुल काम रहता है और हर ओपोनेंट की मूवमेंट को एनालाइज करता है। इंप्रेसिव एजिलिटी के साथ वो उनके अटैक्स डॉज करता है और हर एक के वीक पॉइंट्स पर हिट करता जाता है। यह देखकर गुरिकी शॉक हो जाता है और अपने आदमियों पर चिल्लाता है कि मजाक मत करो। दांत भींचे हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट सबको नीचे गिराने पर फोकस करता है। चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद वो फ्यूरी में एक्सप्लोड करता है और अपनी सारी हेट्रेड अनलीश कर देता है। एक क्विक स्टेप में वो अटैक्स से बचता है और काउंटर अटैक के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो एक पावरफुल पंच मारता है जिससे एक कून हवा में उड़ जाता है। यह देखकर गुरिकी और ज्यादा टेक ऑफ हो जाता है और चिल्लाते हुए खुद अटैक करता है। इसके बाद बिल्डिंग की छत पर दोनों के बीच लाइफ और डेथ फाइट शुरू हो जाती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट चिल्लाता है कि वो उसे खत्म कर देगा और उसकी सारी रेज बाहर आ जाती है। इसके बाद वो गुरिकी को पकड़ता है और बिल्डिंग के ऊपर से नीचे फेंक देता है। गिरते हुए बॉस डेस्परेशन में चीखता है। ऊपर से उसके आदमी सब कुछ देखते रहते हैं और पैनिक में अपने बॉस का नाम चिल्लाते हैं। अगले ही पल गुरिकी प्रिजन यार्ड में जोरदार इंपैक्ट के साथ जमीन पर गिरता है, लेकिन हमारा हीरो यहीं नहीं रुकता और डिफीटेड होने के बावजूद भी उस पर बीट डाउन जारी रखता है। उसके दिमाग में वो सारे लोग आते हैं जिन्होंने उसे टॉर्मेंट और फ्रेम किया था। इसी सोच के साथ वो प्योर हेट्रेड वाली नजरों से कसम खाता है कि वो उन सबको क्रश कर देगा। उसी वक्त गार्ड्स दौड़ते हुए फाइट रोकने के लिए पहुंचते हैं। एक ऑफिसर डेस्परेट होकर तोजो को तुरंत रुकने के लिए चिल्लाता है। गार्ड वार्न करता है कि अगर उसने गुरिकी को मार दिया तो उसे मैक्सिमम सेंटेंस मिलेगी। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि यह बात सही है और वो रिवेंज लिए बिना मर भी नहीं सकता, जिस पर वो दांत भींचकर खुद को एक बड़ी गलती करने से रोक लेता है। फिर वो खड़ा होकर रेज में चिल्लाता है और बाकी लोग उसे पागल समझने लगते हैं। इसके बाद उसकी सेंटेंस 20 साल और बढ़ा दी जाती है और अब पूरी प्रिजन में हर कोई उससे डरने लगता है। कुछ समय बाद हम टोजो को इन्फर्मरी में रिकवर करते हुए और एक बुक पढ़ते हुए देखते हैं। एक गार्ड उसे बताता है कि गुरिकी को ट्रांसफर कर दिया गया है और अब वो लाइफ भर व्हीलचेयर पर रहेगा। ऑफिसर पूछता है कि उसके वुंड्स हील हुए या नहीं और बोलता है कि अब उसे वापस सेल में भेजा जाएगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि जो आदमी एंड से नहीं डरता उससे कोई भी मैस नहीं करना चाहता। इसके बाद वो इन्फर्मरी से निकलता है और कामली हॉलवे में चलता है। अचानक साथिया सामने आता है और बोलता है कि फिर से मुलाकात हो गई। तो जो उसे उसका प्रॉमिस याद दिलाता है और पूछता है कि उसे वहां से एस्केप करना सिखाए। ओल्ड मैन हल्की हंसी छोड़ता है और टोजो के एटीट्यूड से काफी खुश नजर आता है। सूचिया बोलता है कि अगर टोजो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दे तो वो उसे एस्केप कराने में हेल्प करेगा। टोजो पूछता है कि उसे क्या करना होगा। सिनिस्टर स्माइल के साथ ओल्ड मैन दिखाता है कि पूरा प्लान पहले से उसके दिमाग में है। वो रिवील करता है कि प्लान प्रिजन के अंदर एक बड़ा कमोशन क्रिएट करने का है। टोजो पूछता है कि आगे क्या, और क्या वो सच में उस पर ट्रस्ट कर सकता है। साथ यह समझाता है कि किचन में सुअर ग्रेट काफी टाइम से लूज है। वो बोलता है कि अगर भरोसा न हो तो खुद जाकर चेक कर ले। तो जो जवाब देता है कि उसे चेक करने की जरूरत नहीं है और वो वहां से निकलने के लिए कुछ भी करेगा। डिटर्मिन्ड लुक के साथ वो ओल्ड टाइमर से कहता है कि सब कुछ उस पर छोड़ दे। थोड़ी देर बाद एक गार्ड उसे हॉलवे से होते हुए वापस सेल में ले जाता है। अंदर घुसते ही गुरिकी के पुराने गूंस उसकी प्रेजेंस से डर जाते हैं। ऑफिसर सेल लॉक कर देता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट कैदियों के साथ अकेला रह जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए वो चैलेंज करता है कि अगर किसी को अपने पुराने बॉस का बदला लेना है तो सामने आए। ये सुनकर सब घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि वो गलतफहमी
कमी थी और उन्हें गुरीकी से नफरत थी। वो साइड चेंज कर लेते हैं और सेल के बुली को हटाने के लिए उसे थैंक यू बोलते हैं। इसके बाद सब उसे नया बॉस डिक्लेयर कर देते हैं और टोटल ओबीडियंस की कसम खाते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट कोल्ड और कैलकुलेटिंग लुक के साथ अपनी नई पोजीशन एक्सेप्ट कर लेता है। सीन चेंज होता है और मेस हॉल में अब वो खाना खा रहा होता है जबकि बाकी लोग उसकी सर्विस कर रहे होते हैं। उसके नए फॉलोअर्स उसकी ट्रे में खाने का सबसे अच्छा हिस्सा रखते हैं। वो उसे किंग की तरह ट्रीट करते हैं और स्माइल के साथ बॉस बोलते हैं। एक और कैदी पास आता है और अपनी प्लेट भी ऑफर करता है। टोजो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और बोलता है कि वो इतना ज्यादा नहीं खा सकता। इसी दौरान दूसरी टेबल पर कुछ प्रिजनर्स कुरीकी की पीट डाउन की बातें कर रहे होते हैं। यूमी सेन नाम का एक ब्रूट कंप्लेन करता है कि नया लड़का अभी तक रिस्पेक्ट देने नहीं आया है। उसका गून उसे काम करता है और बोलता है कि वो टोजो को उनकी साइड ले आएगा। यूमी सेन पूरे सेक्टर पर कब्जा करने के ख्याल से स्मर्क करता है। तभी उसका सबऑर्डिनेट उठता है और डराने के लिए टेबल पर जोर से फिस्ट मारता है। वो टोजो की टेबल के पास आता है और पूछता है कि क्या वही टोजो है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। वो खुद को यूमी सान का आदमी बताता है और रिस्पेक्ट न दिखाने पर सवाल करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल भी फ्लिंच नहीं करता और पूछता है कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम है। उसके नए फॉलोअर्स डर जाते हैं और फुसफुसाते हैं कि यूमी सन बहुत डेंजरस है। टोजो डिस्टेंस से उस बिग गाय को घूरता रहता है। पूरी सिचुएशन समझते हुए यूमी सन अपने गून को बोलता है कि इस चीकी रूकी को मैनर्स सिखाओ। गून अनॉयड होकर टेबल पर हाथ मारता है और चिल्लाता है कि नया लड़का ज्यादा उड़ने लगा है। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट इंतजार नहीं करता और सीधे उस इडियट के फेस पर सॉलिड पंच मार देता है। कोल्ड लुक के साथ वो दिखा देता है कि वो यहाँ किसी से मजाक नहीं कर रहा। ये देखकर यूमी सान और ज्यादा टिक ऑफ हो जाता है। हमारे हीरो के नए फॉलोअर्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो गाय उड़ते हुए टेबल तोड़ देता है और अपने बॉस को मदद के लिए चिल्लाता है। ये देखकर यूमी सान गुस्से में खड़ा हो जाता है और टोजो को गालियां देता है। हमारा हीरो बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, शोडाउन के लिए रेडी। पूरे मेस हॉल में शॉक फैल जाता है और लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। कैदियों के चेहरों पर टेरर साफ दिखता है क्योंकि अब मामला सीरियस हो चुका होता है। किसी ने नहीं सोचा था कि नया लड़का इतना क्रेजी होगा कि टॉप डॉग को चैलेंज कर दे। फ्लोर पर पड़े गून भी कसम खाता है कि वो टोजो को खत्म करेगा, लेकिन टोजो को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और साइज डिफरेंस साफ नजर आता है। बिग गाय बोलता है कि उसने इतना एरोगेंट आदमी कभी नहीं देखा। स्मर्क के साथ टोजो जवाब देता है कि अब देख रहा है। अचानक एक गार्ड आ जाता है और सबको वापस खाने के लिए चिल्लाता है। यूमी गुस्से से बड़बड़ाता है और वार्निंग देता है कि टोजो को इसका पछतावा होगा। वो बोलता है कि कल ब्रेक के टाइम हिसाब बराबर करेगा और अपनी गैंग के साथ चला जाता है। इधर पिटा हुआ गुंड फ्लोर पर पड़ा अपने बॉस के लिए रोता रहता है। टोजो के नए फॉलोअर्स पैनिक में बोलते हैं कि कल उनकी गैंग पूरी ताकत से आएगी। हमारा प्रोटैगनिस्ट उन्हें कोवर्ड्स बोलता है और कहता है कि सबको एक साथ ही खत्म करना पड़ेगा। उसका फियरलेस एटीट्यूड देखकर उसके नए साथी पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। इसके बाद उनमें से एक हिम्मत जुटाकर नए बॉस के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। वो डरने के लिए माफी मांगता है और बोलता है कि अब जब बात यहां तक आ गई है तो वो कल पूरी ताकत से लड़ेगा। बाकी लोग भी उसकी बात से एग्री करते हैं। हमारा हीरो अपने नए फॉलोअर्स को बड़ी लड़ाई के लिए करेज से भरते हुए देखता रहता है। रात का सीन सेल में चेंज होता है जहां सारे कैदी शांति से सो रहे होते हैं, लेकिन टोजो चुपचाप उठता है और एक पंख से बेडशीट उठा लेता है जिस पर वो पूरी ताकत से उस कपड़े को ट्विस्ट करना शुरू करता है। डिटरमिन्ड लुक के साथ वो उस शीट को आने वाले वक्त के लिए एक वेपन बना लेता है। अगले दिन ब्रेक के टाइम सारे कैदी यार्ड में फ्री टाइम बिता रहे होते हैं। उसी दौरान दो गार्ड्स एरिया में पेट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन ज्यादा कंसर्न नहीं लगते। अचानक एक प्रिजनर ऑफिसर को बुलाता है और हाई क्वालिटी स्मोक्स ऑफर करता है, जिस पर ऑफिसर ऑफर एक्सेप्ट करता है और अपने पार्टनर के साथ एक कॉर्नर में चला जाता है। उधर यूमी-सान और उसकी गैंग पहले से ही हमारे हीरो का इंतजार कर रही होती है हिसाब बराबर करने के लिए। यह देखकर बाकी कैदी भी बिग शोडाउन देखने के लिए गैदर होने लगते हैं। सिचुएशन को देखते हुए टोजो का एक फॉलोअर चिल्लाकर वार्न करता है कि वो लोग आ गए हैं। हमारा हीरो कॉन्फिडेंट स्माइल करता है क्योंकि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा होता है। वो राइवल गैंग की तरफ देखकर चिल्लाता है और उन्हें अपनी पूरी डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए कहता है। इसके बाद यूमी-सान के गूंज टोजो के छोटे से ग्रुप की तरफ चार्ज कर देते हैं। पूरा यार्ड केओस में बदल जाता है और फुल ऑन ब्रॉल शुरू हो जाता है। शुरुआत में ही यूमी-सान का एक आदमी जोरदार बीटिंग खाता है और एक पंच में नॉकआउट हो जाता है। फाइट और ज्यादा इंटेंस होती जाती है और हमारा प्रतियोगी अपनी पूरी शक्ति दिखाने लगता है। यह देखकर यूमी-सन गुस्से में भर जाता है और खुद भी फाइट में कूद पड़ता है। दूर से गार्ड ये सब देख लेता है और दौड़ते हुए आता है, चिल्लाता है कि फिर से फाइट शुरू हो गई है। लड़ाई और अगली हो जाती है और टोजो एक एनिमी के फेस के बीचों बीच सॉलिड पंच मारता है। सीन
सीन देखकर गार्ड्स बैटन लेकर केओस रोकने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इम्प्रोवाइज्ड वेपन का यूज करते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट राइवल की बैक पर क्रिटिकल ब्लो मारता है। अपने आदमियों को पिटता देख यूमी सान प्योर रेज में दांत भींच लेता है। इसी बीच एक कैदी गार्ड की आर्म पकड़ लेता है जिससे वो बैटन यूज नहीं कर पाता, जिस पर ऑफिसर चिल्लाता है कि ये वायलेशन है और रेडियो पर बैकअप मांगता है। यार्ड पूरी तरह बैटलफील्ड बन जाता है। चारों तरफ बॉडीज पड़ी होती हैं और हर जगह रेड लिक्विड फैला होता है। लेकिन इसी फाइट के बीच यूमी सान को कुछ बहुत स्ट्रेंज महसूस होता है। उसे रियलाइज होता है कि जिसने ये सब शुरू किया था वो अचानक गायब हो चुका है। उसी वक्त हमारा हीरो डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। अंदर सुचिया उसे कंग्रेचुलेट करता है और बोलता है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलना होगा। साथ ओल्ड मैन उसे नेक्स्ट स्टेप के लिए फॉलो करने को कहता है। दोनों जल्दी जल्दी कॉरिडोर से होते हुए किचन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी देर में वो उसी जगह पहुंचते हैं जिसका जिक्र ओल्ड मैन ने पहले किया था। बिना समय गंवाए सातिया हेवी सीवर को उठाने लगता है। सैटिस्फाइड स्माइल के साथ सुचिया पैसेज खोलने में कामयाब हो जाता है। हमारा प्रोटोटाइप कोल्ड और डिटरमाइंड लुक के साथ सब देखता रहता है। ओल्ड मैन पहले होल में उतरता है और टोजो का इंतजार करता है। पैसेज एक डार्क सीवर में जाता है जो दिखने में काफी डिस्गस्टिंग होता है। बिना सोचे समझे टोजो गंदे पानी में कदम रखता है और एस्केप शुरू करता है। सुचिया वार्न करता है कि स्मेल बहुत खराब है लेकिन उसे सहना पड़ेगा, जिस पर टोजो अनबेरेबल स्टेंच से बचने के लिए अपनी नाक बंद कर लेता है। वो फिल्थी टनल में क्रॉल करता है जहां चारों तरफ रैट्स भाग रहे होते हैं। सीवर रोडेंट्स से भरा होता है जो रॉटन और डर्टी वाटर में तैर रहे होते हैं। कुछ देर बाद ओल्ड मैन अनाउंस करता है कि वो आखिरकार डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। टनल के एंड पर एक ह्यूज मेटल गेट रास्ता रोककर खड़ा होता है। यह देखकर हमारा प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि अब बाहर कैसे निकलेंगे। ओल्ड मैन उसे काम करता है और बोलता है कि वो पहले यहाँ आ चुका है और सारी अरेंजमेंट्स कर चुका है। वो बताता है कि उसने पहले से ऐसा सेटअप किया था कि गेट की एक बार निकाली जा सके। इसके बाद साचिया तोजो को पूरी ताकत से पुश करने को कहता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट ओबे करता है और आयरन बार को पूरी स्ट्रेंथ से धक्का देता है, जिसके बाद गेट आखिरकार ढीला पड़ जाता है और एस्केप का रास्ता खुल जाता है। लेकिन जैसे ही टोजो मुड़ता है ओल्ड टाइमर बिना मर्सी के उसकी बैक में वार कर देता है। सिचिया शार्प ब्लेड से सीधे उसके चेस्ट पर स्टैब करता है। सिनिस्टर लुक के साथ वो कहता है कि यहीं उसकी मिशन खत्म होती है और अब वो उसे मार देगा। सरप्राइज अटैक से हमारा प्रोटैगनिस्ट जमीन पर गिर जाता है और रिएक्ट करने की ताकत नहीं बचती। ट्रेटर ओल्ड मैन मुड़कर बाहर जाने लगता है, ये सोचकर कि वो जीत गया है, लेकिन भागने से पहले टोजो उसका एंकल पकड़ लेता है। सूचिया शॉक में मुड़ता है और देखता है कि यंग मैन के पास नाइफ उसकी गर्दन पर लगा हुआ है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि ओल्ड टाइमर हमेशा उसे हर चीज पर सस्पिशियस रहना सिखाता था। इसी वजह से उसने एनाटॉमी बुक अपने चेस्ट में छुपा रखी थी जिसने उसे स्टैबिंग से बचा लिया। ब्लेड बुक के पेजेस में फंस गई थी जो ओल्ड मैन ने खुद उसे दी थी। ओल्ड मैन टेंस हो जाता है और टोजो चिल्लाता है कि उसने अब किसी पर भरोसा न करना सीख लिया है। सातिया ताना मारता है और पूछता है कि क्या वो उसी मेथड से उसे चैलेंज करेगा जो उसने सिखाए थे। बिना हेजिटेशन हमारा प्रोटैगनिस्ट ब्लेड लेकर ट्रेटर को खत्म करने के लिए लंच करता है। टोजो ओल्ड टाइमर से छीना हुआ ब्लेड प्योर रेज के साथ पकड़े रहता है। सूचिया अपना नाइफ फेंक देता है और बोलता है कि फाइट जीतने का उसके पास बस एक चांस है। दांत भींचकर टोजो उस कॉम्बैट के लिए तैयार होता है जो उसका फ्यूचर डिसाइड करने वाला होता है। वो अपने पास रखा लाइम से भरा टावल ओल्ड मैन के फेस पर फेंक देता है। डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर वो ट्रेटर पर सॉलिड पंच मारता है। ओल्ड मैन पेन में चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाता है। ठीक से देख ना पाने की हालत में वो पूछता है कि ये क्या है और रियलाइज करता है कि उस पर लाइम फेंका गया है। हमारा हीरो रिवील करता है कि उसे सब कुछ पहले से पता था क्योंकि किसी ने ओल्ड टाइमर की प्लान की चुगली कर दी थी। गुस्से में साथिया उठता है और कसम खाता है कि वो टोजो को अपने साथ नीचे ले जाएगा, लेकिन हमारा हीरो उसे वो एसिड वायल दिखाता है जिसे ओल्ड मैन उस पर यूज करने वाला था। सूचिया को याद आता है कि उसने वेपन छुपाया था, लेकिन टोजो उससे ज्यादा स्मार्ट निकला। सीचिया के चेहरे पर प्योर हार्ट रेट साफ दिखता है क्योंकि वो आउट प्लेड हो चुका होता है। वो पूरी ताकत से चार्ज करता है और पूछता है कि क्या सच में टोजो उसे हरा सकता है। रिएक्ट करने का मौका दिए बिना हमारा प्रोटैगनिस्ट ब्रूटल ब्लो मारता है। इसके बाद वो पावरफुल किक से फाइट खत्म कर देता है जिससे ओल्ड टाइमर उड़कर गिरता है। जमीन पर पड़ा ओल्ड मैन मान लेता है कि वो नाइव था और टोजो सही था। हमारा प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि वो दोबारा किसी पर भरोसा करने की वही गलती नहीं करेगा। ट्रेटर रोता है कि वो एक रुकी से हार गया। बिना मर्सी टोजो उसके थ्रोट
पर प्रिसाइज ब्लो मारकर उसे खत्म कर देता है। इसके तुरंत बाद वो मिस्टीरियस लिक्विड ओल्ड टाइमर के बॉडी पर डाल देता है। कोल्ड लुक के साथ वो ट्रेटर को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए थैंक्स बोलता है। इसके बाद वो सीवर से बाहर निकलता है और फ्रीडम की राह पर आगे बढ़ता है। बाहर पहली बार डिस्टेंस में सिटी की डे लाइट दिखती है। टोजो डीप ब्रेथ लेता है और लंबे टाइम बाद फ्रीडम की स्मेल एंजॉय करता है। फिर वो मीट निकालता है जिसे उसने एस्केप के दौरान फूड और पेट की तरह यूज किया था। वो सारा मीट पानी में फेंक देता है क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं रहती। अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग होकर वो कसम खाता है कि उसका रिवेंज अभी शुरू हुआ है। सीन एक रेस्तरां में चेंज होता है जहां कुछ पुलिस अधिकारियों खाना खा रहे होते हैं। एक अधिकारी कंप्लेंट करता है कि प्रिजन एस्केपी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। रेस्तरां के ओनर पूछता है कि क्या 2 फॉजिटिव्स एस्केप नहीं हुए थे। अधिकारी बताता है कि यंग मैन की बॉडी मिल गई है लेकिन ओल्ड टाइमर गायब है। डिस्गाइज में बैठा हमारा प्रोटैगनिस्ट ये सब सुनता है और उसके चेहरे पर हल्की स्मर्क आ जाती है। उसे याद आता है कि एस्केप करने से पहले उसने ओल्ड टाइमर की यूनिफॉर्म से आईडी निकाल ली थी। इसके बाद उसने ट्रेटर की बॉडी पर एसिड से सिट डाला और ऊपर से वही आईडी रख दी, जिस पर पुलिस ने अस्यूम कर लिया कि जली हुई बॉडी हमारे हीरो की है। रेस्टोरेंट का ओनर उस आदमी की ट्रेजिक डेथ पर अफसोस जताता है। उसे सच्चाई का कोई आइडिया नहीं होता, लेकिन वहीं एक ऑफिसर बोलता है कि उसे यही डिजर्व करता था क्योंकि उसने एक टेरिबल क्राइम किया था। इसी बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट शांति से खाना खाता रहता है और दिखावा करता है कि उसने ये कॉन्वर्सेशन सुनी ही नहीं। तभी एक सीनियर ऑफिसर रिवील करता है कि उस यंग मैन के पेरेंट्स ने ऑटोप्सी रिपोर्ट चुरा ली थी। यह सुनते ही टोजो का एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल जाता है और वो अलर्ट हो जाता है। उसे रियलाइज होता है कि उसी रिपोर्ट की वजह से उसके पेरेंट्स को एलिमिनेट किया गया था। जिस पर वो टेबल से उठता है उस डॉक्यूमेंट को ढूंढने के लिए पूरी तरह डिटरमिन्ड होकर। तभी अचानक सीनियर ऑफिसर उसे जाने से पहले बात करने के लिए बुलाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बिना किसी रिएक्शन के ऑफिसर की तरफ मुड़ता है। गार्ड उसे वार्न करता है कि केयरफुल रहना क्योंकि एक डेंजरस फ्यूजिटिव बाहर घूम रहा है। तो जो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है कि मैसेज उसे मिल गया है। इसके बाद सीन हमें एक वेटर दिखाता है जो सड़क पर चलते हुए आराम से सीटी बजा रहा होता है, लेकिन हमारा हीरो दूर से ही उसे देख रहा होता है और साइडवॉक पर उसके हर स्टेप को फॉलो कर रहा होता है। वो आदमी एक डार्क एली में घुसता है और सोचता है कि घर जाकर क्या खाएगा। अचानक टोजो उसके पीछे अपीयर होता है और नाइफ उसकी गर्दन पर रखकर थ्रेटन करता है। आदमी पैनिक में बोलता है कि उसके पास कोई पैसा नहीं है, वो सिर्फ एक एम्प्लॉई है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे चुप रहने को कहता है और सच सच जवाब देने के लिए बोलता है। इसके बाद वो उससे पूछता है कि पास्ट में काकू टोजो को फ्रेम करने का इंस्ट्रक्शन किसने दिया था। जवाब सुनकर टोजो सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि तुम दोनों से क्या मतलब है। तभी वो आदमी धमकी देता है कि उसका भी वही हाल होगा जो उसके दोस्त युगजी सुजुकी का हुआ था। यह सुनते ही टोजो को अपने पार्टनर की याद आती है और वो शॉक में आ जाता है। प्योर रगे में आकर हमारा प्रोटैगनिस्ट ब्लेड को उसके पैर में गहराई तक घुसेड़ देता है। आदमी पेन में चीखते हुए जमीन पर गिर जाता है और टोजो उससे मांग करता है कि बताए युगजी को किसने हर्ट किया। डेस्परेट हालत में आदमी उसे देखकर पूछता है कि क्या वो रियल टोजो है। हमारा हीरो उस पर प्रेशर बनाता है और पूछता है कि उसे किसने फ्रेम किया और उसके दोस्त को किसने मारा। आदमी बात करने से मना कर देता है और बोलता है कि मास्टरमाइंड बहुत पावरफुल है। पेशेंस खोकर टोजो उसके फेस पर एक और सॉलिड पंच मारता है। नाइफ उसकी गर्दन पर रखकर वो उसे आखिरी चांस देता है सच बोलने का। डर के मारे आदमी रिवील करता है कि रे अमानो नाम की एक औरत ने उसे पैसे दिए और धमकाया था। यह नाम सुनते ही हमारा हीरो और ज्यादा टिक ऑफ हो जाता है और पूछता है कि क्या सच में वही रियानो है। आदमी बताता है कि वो मेयो की बेस्ट फ्रेंड थी और गलत लोगों के साथ घूमने लगी थी। हेट्रेड से भरी आंखों के साथ टोजो चिल्लाता है और उस औरत की लोकेशन मांगता है। आदमी बताता है कि वो ग्रांडिया नाइट क्लब में काम करती है और इस वक्त वहीं होगी। टोजो मुड़कर जाने लगता है तो आदमी अपनी जान की भीख मांगता है। वो बोलता है कि उसे मत मारो और जो भी कहा जाएगा वो करेगा, लेकिन हमारा हीरो उसकी नहीं सुनता और उसे चुप रखने के लिए गैग कर देता है। कोल्ड लुक के साथ वो बोलता है कि अभी उसे नहीं मारेगा और इंतजार करने को कहता है। बिना सोचे समझे टोजो उसे जोर से एक वेल में लात मारकर गिरा देता है। ऊपर से वो वार्न करता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो वो वहीं भूख से मर जाएगा। इसके बाद एग्नेस्ट वहां से चला जाता है और ट्रेटर को अंधेरे में छोड़ देता है। वेल के नीचे आदमी पूरी तरह डेस्परेट होता है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता। सीन चेंज होकर रात में एक आइसोलेटेड हाउस दिखाता है जो चारों तरफ से सुनसान होता है। वहां हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने दोस्त युगजी को देखता है जो बुरी तरह बीटन होता है। युगजी शराब पीता रहता है और रोता है कि वो अपने दोस्त का बदला नहीं ले सका और पूरी तरह टूट चुका होता है। हमारा हीरो दूर से सब कुछ सीरियस और डिटर्मिन्ड लुक के साथ देखता रहता
है। उसे याद आता है जब चाइल्डहुड में युगजी पुलिस से उसे बचाया करता था। मेमोरी में युगजी प्रॉमिस करता है कि अब कोई उसे परेशान नहीं करेगा। प्रेजेंट में वापस आकर युगजी कसम खाता है कि वो अपने दोस्त की इनोसेंस प्रूव करेगा। इतना कहते ही इंजरीज और एक्सॉशन की वजह से वो पास आउट हो जाता है। यह देखकर टोजो डिसाइड करता है कि वो अब युगजी को इन्वॉल्व नहीं करेगा और सब कुछ खुद हैंडल करेगा। इसके बाद वो रेमनो को ढूंढने के लिए ग्रांडिया नाइट क्लब पहुंचता है। बाहर वो एक ब्रूट को उस औरत के साथ निकलते हुए देखता है। वो यंग वुमन क्लाइंट को गुड बाय बोलती है और अगली बार और बेटर नाइट का प्रॉमिस करती है। इसके बाद वो अपनी वॉच देखती है और घर जाने का डिसाइड करती है। जैसे ही वो सड़क पर चलती है, हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे क्लोजली फॉलो करने लगता है। नाइफ हाथ में लेकर वो पीछे से अप्रोच करने की तैयारी करता है, लेकिन गलती से वो औरत अपना पर्स पीछे उछाल देती है और सीधा उसके फेस पर लग जाता है। फिर वो फोन उठाती है और अग्री करती है कि 15 मिनट में उसी जगह मिलेगी। भीड़ में बिना नोटिस हुए टोजो उसे फॉलो करता रहता है। इसके बाद वो नेट पैराडाइज नाम की जगह में एंटर करती है और वो उसे दूर से देखता रहता है। अंदर वो हिरोटो कागामी और उसके गूंज से मिलती है। यह देखकर हमारा हीरो सोडा का एक कैन उठाता है और रियलाइज करता है कि यही उसका ओनली चांस है। वो रूम में एंटर करता है और वुमन डिले की कंप्लेंट करती है, ये सोचकर कि कोई और आया है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है, शॉक में पूछती है कि वो कौन है और अंदर कैसे आया। हमारा प्रोटैगनिस्ट कैन उठाकर बोलता है कि वो बस सोडा डिलीवर करने आया है। वो ड्रिंक ऑफर करता है और जैसे ही वो लेने के लिए हाथ बढ़ाती है तो जो पूरी ताकत से उसकी रिस्ट पकड़ लेता है। तुरंत बाद वो उसे अपनी तरफ खींचता है और नाइफ उसकी गर्दन पर रखकर स्क्रीम न करने की धमकी देता है। फ्यूरियस लुक के साथ वो पास आता है और पूछता है कि क्या वो उसे पहचानती है। टोजो को पहचानते ही औरत डर जाती है और पूछती है कि वो जिंदा कैसे है। टोजो उस पर दबाव डालता है और पूछता है कि उसने उसे फ्रेम क्यों किया। औरत आरोप डिनाई करती है और कहती है कि उसे फ्रेम करने में मिलियन लगते हैं और अगर उसके पास इतना पैसा होता तो वो यहाँ नहीं होती। इसके बाद हमारा हीरो उससे पूछता है कि रियल मास्टरमाइंड कौन था। वो उसे वार्न करती है कि बेहतर है वो ये ना जाने, क्योंकि वो आदमी अनटचेबल है, और उसे भाग जाने को कहती है। लेकिन टोजो नाइफ को उसकी गर्दन पर और दबा देता है, जिससे हल्का कट लग जाता है। क्रेजी लुक के साथ वो उसे आखिरी चांस देता है, या तो बोले या यहीं खत्म हो जाए। डर के मारे वो रिवील करती है कि सबका मास्टरमाइंड कोकोशा था। यह सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट शॉक में आ जाता है और सोचता है कि कोकोशा ऐसा क्यों करेगा। औरत डोर की तरफ इशारा करके वार्न करती है कि कागमी के गूंस बाहर वेट कर रहे हैं। वो उसे जाने की भीख मांगती है और बोलती है कि जो कुछ जानती थी सब बता चुकी है। लेकिन हमारा हीरो बोलता है कि वो पहले ही सब कुछ खो चुका है और अब उसके पास सिर्फ रिवेंज बचा है। सीन एक मेकर औरत नीचे बैठती है और पेपर पर कुछ लिखने लगती है। टोजो उसे वॉल से पिन करता है और पूछता है कि वो उसकी साइड है या अगेंस्ट। इसके बाद वो पेपर उसे देती है और प्रॉमिस करती है कि बाद में सब एक्सप्लेन करेगी और उसे जाने को कहती है। पेपर पर उसका फोन नंबर लिखा होता है ताकि वो कांटेक्ट कर सके। टोजो बोलता है कि वो कल कॉल करेगा और अगर उसने बिट्रे किया तो वो मर्सी नहीं दिखाएगा। जाते वक्त हॉलवे में उसका सामना कागमी और उसके गूंज से हो जाता है। वो पिंक सूट्स वाली गैंग के बीच से शांति से निकल जाता है बिना अटेंशन खींचे। उसके चेहरे से पसीने की एक बूंद गिरती है जो उस पल का टेंशन दिखाती है। एक पल के लिए हमारा हीरो और गैंग लीडर एक इंटेंस नजरों का एक्सचेंज करते हैं। कागमी उसे जाते हुए देखता है और सोचता है कि उसने ये फेस कहीं पहले देखा है। तभी आउन उसकी गर्दन के बारे में पूछता है, जिस पर वो कोई बहाना बना देता है। अपने रूम में वापस आकर टोजो बेड पर लेट जाता है और अब तक जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में सोचने लगता है। उसे कोकी, योशा और मायू एक साथ याद आते हैं जो एक हैप्पी कपल जैसे लगते थे। मेयो और रेमानो के साथ मस्ती करने वाली इमेज भी उसके दिमाग में घूम जाती है। उसे वो दिन याद आता है जब उसने बहुत ज्यादा पी ली थी और टेबल पर ही पूरी तरह पास आउट हो गया था। इसी मेमोरी में वो देखता है कि योशिदा और मेयो हाथ में हाथ डालकर वहां से चले जाते हैं, जबकि वो खुद सोया हुआ होता है। आंखों में आंसू लेकर हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उससे सब कुछ क्यों छीन लिया गया। हेट्रेड से भरा हुआ वो बेडशीट को कसकर पकड़ लेता है और अपने मन में योशा का नाम चिल्लाता है। अगले दिन हमारा प्रोटैगनिस्ट एक पे फोन के पास जाता है और कॉल करता है। वो रात में पार्क में मिलने का प्लान बनाता है ताकि बात की जा सके। दूसरी तरफ रेमानो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ मीटिंग के लिए अग्री कर लेती है। कुछ समय बाद वो कैरिक बार में एक क्लाइंट के साथ दिखती है और अपनी टेंशन छुपाने की कोशिश कर रही होती है। वहां से वो तेज जगह पर पहुंचती है और अकेले पार्क में चलती है। हमारा हीरो पहले से ही छुपकर उसका इंतजार कर रहा होता है और सामने आकर बातचीत शुरू करता है।
जाता है। बिना घुमाए फिराए वो सीधे उससे पूछता है कि उसके पेरेंट्स असल में कैसे मरे थे। रेमानो बताती है कि उन्हें ऑटोप्सी रिपोर्ट मिल गई थी और वो न्यू ट्रायल की रिक्वेस्ट करने वाले थे, लेकिन योशिदा डर गया और एक फेक एक्सीडेंट करवा दिया ताकि दोनों को एक साथ हटा सके। यह सुनकर हमारे प्रोटैगनिस्ट को वो ट्रैजिक सीन याद आता है और वो पूरी तरह टूट जाता है। आंखों में आंसू लेकर रेमनो उससे माफी मांगती है। रेज से भरा हुआ हमारा हीरो उसे जोर से थप्पड़ मारता है और नफरत में चिल्लाता है। मार खाने के बाद भी वो बोलती है कि रिडेम्पशन के तौर पर वो पूरी सच्चाई बताना चाहती है। तो जो उसे पकड़ता है और पूछता है कि रिपोर्ट में क्या था और मेयो की असली मौत कैसे हुई। रेमानो बताती है कि मेयो के शरीर में 3 आदमियों के ट्रेसेस मिले थे, लेकिन उनमें से कोई भी टोजो नहीं था। ये बॉम्बशेल रेवलेशन सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह शॉक हो जाता है। रेमानो बताती है कि मियो ने योशिदा से पैसे लिए थे और अपनी मर्जी से उनके साथ गई थी। फ्लैशबैक में दिखता है कि योशिदा मियो को कैश देता है और अपने दोस्तों को एंटरटेन करने को कहता है। सेडक्टिव लुक के साथ लड़की पूछती है कि उसे किस तरह का एंटरटेनमेंट चाहिए। रोते हुए रेमानो बताती है कि उन्होंने मियो को कुछ सब्सटेंसेस लेने पर मजबूर किया जिसे वो हैंडल नहीं कर पाई। सीन में दिखता है कि पार्टी में एक आदमी उसे स्ट्रेंज पाउडर ऑफर करता है और बिना मना करने का मौका दिए उसे खिला देता है। इसके बाद हालात बहुत बिगड़ जाते हैं और वो लोग लड़की का फायदा उठाते हैं। अचानक उन्हें एहसास होता है कि वो हिल नहीं रही है और पैनिक फैल जाता है। एक आदमी डेस्परेशन में चिल्लाता है जब उसे पता चलता है कि लड़की ने सांस लेना बंद कर दिया है। हमारा हीरो टूट जाता है और यकीन नहीं कर पाता कि मेयो ऐसी इंसान थी। गुस्से में वो रेमानो को कसकर पकड़ता है और पूछता है कि फिर उसे क्यों फ्रेम किया गया। वो बताती है कि किसी न किसी को ब्लेम लेना था और टोजो परफेक्ट टारगेट था। टोजो उसे गंभीर नजरों से देखता है और पूछता है कि क्या ये सब सच है। रोते हुए रेमानो बताती है कि उसे भी योशा ने धमकाया था और वो उससे नफरत करती है। डिटरमिन्ड लुक के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट कसम खाता है कि वो योशिदा को खत्म करेगा, लेकिन रेमानो वार्न करती है कि योशिदा के फादर ने उसकी सिक्योरिटी के लिए 8 बॉडीगार्ड्स रखे हैं। वो बताती है कि वो एलीट प्रोफेशनल्स हैं और टोजो उनके पास तक भी नहीं पहुंच पाएगा। वो समझाने की कोशिश करती है कि उसके पेरेंट्स चाहते कि वो जिंदा रहे। हमारा हीरो उसकी बातों को इग्नोर करता है और बोलता है कि वो उसे अभी छोड़ रहा है, लेकिन वो बीच में ना आए। इसके बाद वो उसे अपने साथ चलने को कहता है और बिना एक्सप्लेन किए पार्क से बाहर ले जाता है। रास्ते में वो बताता है कि जब तक सब खत्म नहीं हो जाता वो उसे जाने नहीं देगा। इसके बाद वो उसका सेल फोन मांगता है और रेमानो बिना विरोध किए दे देती है। अचानक टोजो उसे उसी वेल में धक्का दे देता है जहां उसने पहले उस आदमी को छोड़ा था। नीचे से वो चिल्लाती है कि वो इसकी हकदार है, लेकिन उससे अपनी जान बर्बाद न करने की गुहार लगाती है। कोल्ड लुक के साथ टोजो वार्न करता है कि अगर वो मर गया तो वो दूसरे के साथ वहीं भूख से मर जाएगी। ये सुनकर रेमानो वेल के नीचे बैठ जाती है और अपनी सजा एक्सेप्ट कर लेती है। सीन चेंज होकर एक नाइट क्लब दिखाता है जहां योशा कई लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा होता है। दूर से हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे प्योर हेट्रेड और वेंजेंस वाली नजरों से देखता रहता है। स्टेज के सामने वो योशिदा और उसके बॉडीगार्ड्स का सामना करता है। जो भी आने वाला हो उसके लिए रेडी रहता है। योशिदा एक लड़की को नाइट क्लब के रेस्टरूम में चलने को कहता है। लड़की इस आइडिया को पसंद करती है और उसे बोल्ड कहती है। योशिदा अपने बॉडीगार्ड्स को बाहर रुकने को कहता है और लड़की के साथ चला जाता है। हमारा हीरो इसे बिना देखे हमला करने का एकमात्र मौका समझता है, लेकिन तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकता है और वहीं खड़े रहने को कहता है। टोजो बहाना बनाता है और पूछता है कि क्या वो रेस्टरूम भी नहीं जा सकता। गार्ड उसे शक की नजर से देखता है, फिर आखिरकार जाने देता है। रेस्टरूम पहुंचकर टोजो को एक स्टॉल से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो दरवाजा खटखटाता है। अंदर से योशा चिल्लाता है और इंटरप्ट न करने को कहता है। बिना टाइम वेस्ट किए टोजो जोरदार किक मारकर डोर तोड़ देता है। लड़की अचानक इन्वेजन से डर जाती है। योशा गुस्से में पूछता है कि वो कौन है और क्या यहीं मरना चाहता है। नाइफ हाथ में लेकर हमारा प्रोटैगनिस्ट आगे बढ़ता है अपने टारगेट को खत्म करने के लिए। लड़की टेरर में चिल्लाती है जबकि टोजो बिना मर्जी अटैक करता है। योशा गर्दन पकड़कर गुस्से में पूछता है कि वो क्या कर रहा है। रिएक्ट करने का मौका दिए बिना टोजो उसके फेस पर सॉलिड पंच मारता है। इसके तुरंत बाद वो उसे वॉल से दबा देता है और नाइफ उसकी गर्दन पर रख देता है। पास से देखने पर रिच गाय शौक में टोजो को पहचान लेता है असली टोजो के रूप में। उसी पल गार्ड्स आ जाते हैं और योशिदा उन्हें इंट्रूडर पकड़ने के लिए चिल्लाता है। एस्केप करने के लिए टोजो टॉयलेट का सहारा लेकर स्टॉल के ऊपर से जंप करता है। एजाइल लीप के साथ वो दूसरी तरफ उतरता है और गार्ड्स को सरप्राइज कर देता है। बिना सोचे समझे वो विंडो की तरफ कूदता है और ग्लास तोड़ देता है। अपने टारगेट को भागते देख योशा 2 मिलियन का ऑफर करता है जो भी उसे पकड़े। गार्ड्स टूटे हुए विंडो से कूदकर चेस शुरू कर देते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट सड़कों पर दौड़ता है। गूंज उसके पीछे चिल्लाते रहते हैं। अचानक गार्ड्स उसे खो देते हैं
और आगे सर्च करने का फैसला करते हैं। कचरे के बीच छुपकर टोजो उनसे बच निकलता है। उसे अफसोस होता है कि वो इतना पास आकर भी फेल हो गया और अब उसकी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। फिर भी वो उठता है क्योंकि उसे पता है कि रिवेंज का चांस अब भी बाकी है। सीन कट होकर सिटी की एक लग्जरी बिल्डिंग के सामने रात का व्यू दिखाता है। एक फैंसी कार एंट्रेंस पर आकर रुकती है। अंदर योशिडा का फादर पूछता है कि क्या वाकई वही टोजो था। गुस्से में योशिडा चिल्लाता है कि वो टोजो को अपने हाथों से खत्म करेगा। उधर वेल में हालत खराब होती जा रही होती है। आदमी और रेमानो प्यास से मरने की शिकायत करते हैं। अचानक ऊपर से एक रोप फेंकी जाती है जो दोनों को चौंका देती है। वहीं से हमारा प्रोटैगनिस्ट फूड से भरा बैग लेकर रोप के सहारे नीचे उतरता है। डर के मारे रेमानो उसके पास आती है और पूछती है कि क्या उसने योशिडा को खत्म कर दिया। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना चेहरा घुमाता है और हार भरे टोन में बोलता है कि वो फेल हो गया है। दूसरा आदमी जमीन पर रेंगता है और पानी के लिए भीख मांगता है क्योंकि वो वहीं मरने वाला है। जिस पर हमारा हीरो उनके लिए पानी और खाने से भरा बैग फेंक देता है ताकि वो किसी तरह सरवाइव कर सके। डेस्परेट होकर वो आदमी पानी गटक जाता है अपनी प्यास बुझाने के लिए। अचानक हमारा प्रोटैगनिस्ट बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पीछे मुड़ता है। अमानो का सेल फोन बजने लगता है और कॉल कोकी योशिदा का होता है, जिस पर हमारा हीरो दोनों को चुप रहने की वार्निंग देता है वरना वो दोनों को खत्म कर देगा। दूसरी तरफ योशा चिल्लाता है और पूछता है कि अमानो आखिर कहाँ चली गई है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फोन उठाता है लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलता। सस्पिशियस होकर रिच गाय समझ जाता है कि टोजो अमानो के साथ है और उससे सवाल करता है। कंसर्न दिखाते हुए वो पूछता है कि वो इतनी जल्दी क्यों भागी और इस वक्त कहाँ है। दूसरी तरफ से योशा ऑफर करता है कि वो दोनों को फ्री कर देगा और ये भी बोलता है कि उसका दोस्त भी वहीं है। यह सुनते ही हमारा प्रोटैगनिस्ट टेक ऑफ हो जाता है और डिमांड करता है कि युगजी को रिलीज किया जाए। रिच गाय एक डील प्रपोज करता है और पूछता है कि अगर वो उसके दोस्त को छोड़ दे तो क्या वो खुद सरेंडर कर देगा। इसके जवाब में हमारा हीरो ट्रेड ऑफर करता है और बोलता है कि उसके पास युगजी और अमानो दोनों हैं, लेकिन योशा को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि उनकी लाइव्स उसके लिए वर्थलेस हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट चुप हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि अपने दोस्त को कैसे बचाए। फिर वो रिवील करता है कि उसके पास रिपोर्ट की कॉपी है और वो उसकी गिल्ट प्रूव कर सकता है। दूसरी तरफ योशा शक करता है और बोलता है कि अगर उसके पास सच में रिपोर्ट होती तो वो अब तक उसे फंसा चुका होता। फ्यूरियस होकर रिच गाय पूछता है कि वो असल में चाहता क्या है। वेल के नीचे से हमारा प्रोटैगनिस्ट चिल्लाता है कि वो अपना नाम साफ करवाना चाहता है और मरने वाला नहीं है। उसी पल वो सोचता है कि वो उसे खत्म करना चाहता है लेकिन इस वक्त उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। योशा मीटिंग प्रपोज करता है रिपोर्ट की कॉपी देखने के लिए और उसे पैसा है रिपोर्ट की कॉपी देखने के लिए और उसे पैसे देकर गायब होने का ऑफर भी देता है। वेल के नीचे से हमारा हीरो ये प्रपोजल सुनता है जबकि अमानो खामोशी से उसे देखती रहती है। इसके बाद वो मीटिंग के लिए एग्री करता है और रिच गाय से बोलता है कि लोकेशन कल भेज दे। तुरंत फोन काट देता है अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ कॉल खत्म करते हुए। ये सुनकर दोनों कैदी पैनिक में आ जाते हैं और चिल्लाते हैं कि ये ट्रैप है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कामली जवाब देता है कि वो जानता है लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद वो सेल फोन जमीन पर फेंक देता है और वार्न करता है कि शायद वो जिंदा वापस ना आए। वुमन उसे पकड़ती है और बोलती है कि वो मारा जाएगा क्योंकि उसके पास रिपोर्ट की कॉपी है ही नहीं। वो उसकी तरफ देखकर कहता है कि वो युगजी को अब इन्वॉल्व नहीं कर सकता और ये उसका लास्ट चांस है। सीन चेंज होता है और हमारा हीरो एक मिस्टीरियस वुमन की हेल्प से नए कपड़े चुनता है। न्यू लुक के साथ वो सड़क पर चलता है जबकि एक शेफ अपना नाइफ ढूंढ रहा होता है। इसके बाद वो एक स्टोर में घुसता है और बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रिंक की 2 बॉटल्स खरीदता है। थोड़ी देर बाद सीन एक अबैंडन्ड और पूरी तरह डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग में शिफ्ट होता है। अंदर हमारा प्रोटैगनिस्ट बॉनफायर के पास अपने नए वेपन्स तैयार करता है। वो आने वाली बड़ी फाइट के लिए अपने हाथ रैप करना शुरू करता है। आग के सामने वो घुटनों के बल बैठता है जैसे कोई रिचुअल कर रहा हो। फिर वो अपना सिर झुकाता है जब तक उसका माथा जमीन को छू नहीं लेता। ये जेस्चर डीप रिस्पेक्ट और फेयरवेल दोनों दिखाता है। बैकग्राउंड में सिटी दिखाई देती है और वो अपनी फाइनल बैटल के लिए खुद को तैयार करता है। वो अपने पेरेंट्स से स्ट्रेंथ मांगता है और कसम खाता है कि योशिदा को खत्म करके उनका बदला लेगा। हमारा हीरो खड़ा होता है और सिटी की तरफ देखता है, तभी बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद योशिदा के गार्ड्स शॉक में आ जाते हैं क्योंकि वो सबवे में अकेला आ गया होता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट गूंस की पूरी आर्मी की तरफ चलता है। ऊपर से रिच गाय विक्टोरियस स्माइल के साथ सब देखता है।
है। वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि इंट्रूडर को जिंदा बाहर न जाने दिया जाए। बिना वक्त गंवाए एक गून पीछे से पूरी ताकत से उस पर अटैक करने के लिए चार्ज करता है। ऊपर से योशिदा हमारे हीरो को आर्म्ड गून से घिरा हुआ देखता रहता है। फ्यूरियस शाउट के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे नीचे आने और सब कुछ सेटल करने के लिए बुलाता है, लेकिन रिच गाय हल्की स्माइल देता है और उसे बिल्डिंग के अंदर बात करने के लिए इनवाइट करता है। एंट्रेंस पर ब्रूट्स अटैक के लिए रेडी हो जाते हैं, तो जो डिमांड करता है कि पहले युग जी को छोड़ा जाए वरना वो अभी चला जाएगा। जेस्चर्स के साथ योशा अपने आदमियों को रिक्वेस्ट मानने का ऑर्डर देता है। थोड़ी देर बाद युग जी को बाहर फेंक दिया जाता है और गूंज उसे मारते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने दोस्त की मदद के लिए दौड़ता है और कहता है कि वो अपनी बात पर कायम है। एक गार्ड सवाल करता है कि उसे छोड़ने से क्या उनका एडवांटेज खत्म नहीं हो जाएगा। योशा समझाता है कि युगजी इंजर्ड है और अब हमारा हीरो भाग नहीं पाएगा। युगजी उसे जिंदा देखकर शौक में आ जाता है और टोजो उससे कहता है कि बाकी सब उस पर छोड़ दे, लेकिन युगजी कावर्ड बनने से मना करता है और चिल्लाता है कि वो साथ हैं। ऊपर से रिच गाय डिले से इरिटेट होकर अंदर आने को कहता है। युगजी उसे रोकता है और वार्न करता है कि ये जगह दुश्मनों से भरा ट्रैप है। हमारा हीरो चिल्लाता है कि योशिदा उसके दोस्त को जाने दे क्योंकि वो अंदर जा रहा है। फिर भी युगजी चिल्लाता है कि वो नहीं जाएगा और सब संभालेगा। तो जो उसे गुड बाय कहता है और बोलता है कि अच्छी जिंदगी जीना और उसकी ग्रेव पर आना। जैसे ही युगजी को घसीट कर ले जाया जाता है, हमारा हीरो आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार करता है। इसके बाद वो मुड़ता है और अपनी डेस्टिनी का सामना करने के लिए बिल्डिंग में एंटर करता है। अंदर योशिदा सीढ़ियों से नीचे उतरता है, सुपीरियोरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ। हमारा प्रोटैगनिस्ट दरवाजों से ऐसे गुजरता है जैसे उसे कोई रोक नहीं सकता। उसकी आंखें प्योर रेज से लाल चमक रही होती हैं। गूंज उसे घेर लेते हैं और उनमें से एक बैट से अटैक करने की तैयारी करता है। सीन देखकर योशा पूछता है कि क्या वो रिपोर्ट की कॉपी लाया है। हमारा प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि वो इतना बेवकूफ नहीं है कि इतनी जरूरी चीज साथ लाए। ये सुनकर रिच गाय एनोयर हो जाता है और उसे ड्रामा बंद करने को कहता है। ब्रूट्स एक साथ अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हमारा हीरो 2 बोतलें दिखाता है और उन्हें थोड़ा फन करने का इनवाइट देता है। योशा कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्या ये कोई गिफ्ट है। स्ट्रॉन्ग लिकर की वो 2 बॉटल्स हमारे हीरो का नया वेपन बनती हैं। अचानक एक नया कैरेक्टर फर्म स्टेप्स के साथ जगह की तरफ आता है। डोर पर योशिदा फादर दिखाई देता है। चेहरे पर फ्रेंडली एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं होता। योशिदा शौक में पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। सीरियस टोन में वो आदमी बोलता है कि वो अपने बेटे की गंदगी साफ करने आया है। इसके बाद गूंज युगजी और अम्मानो को बांध कर अंदर ले आते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने जान पहचान वालों को पकड़ा देखकर स्टन्ड रह जाता है। ट्रेटर का मुंह बंद होता है और वो एक शब्द भी नहीं बोल पाती। फादर उसे डांटता है और कहता है कि काम ठीक से करो, कोई लूज एंड मत छोड़ो। योशा पूछता है कि क्या सबको एलिमिनेट कर देना चाहिए, लेकिन फादर उसे बीच में ही रोक देता है। फिर वो अमानो से पूछता है कि क्या उसे सच में उस पर भरोसा है। वो रिवील करता है कि उसी ने रिपोर्ट लीक करके टोजो के पेरेंट्स तक पहुंचाई थी। यह सुनकर हमारा हीरो शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ उस वुमन को देखता है। बेट्रेयल से योशा फ्यूरियस हो जाता है और उसे जोर से थप्पड़ मारता है। हेट्रेड में वो चिल्लाता है कि उसने उसे बहुत पैसे दिए थे और आखिर में धोखा मिला। लेकिन अमानो बिना डरे चिल्लाती है कि उसका दिल उसकी तरह सड़ा हुआ नहीं है। वो बोलती है कि वो टोजो के पेरेंट्स को सफर करते और विटनेसेस ढूंढते हुए और नहीं देख सकती थी। गुस्से में योशा उसे लात मारता है और चिल्लाता है कि वो उसे हमारे हीरो के साथ दफना देगा। उसी पल रिच गाय का फादर आगे बढ़ता है और पूछता है कि क्या वो मनिबू तोजो है। हमारा प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि उसी आदमी ने उसे ये सब झेलने पर मजबूर किया और अब वो उसे पहचानता तक नहीं है। बूढ़ा आदमी मॉकिंग स्माइल देता है और कहता है कि उसे इनसिग्निफिकेंट इंसेक्ट्स को जानने की जरूरत नहीं। इसके तुरंत बाद वो सीधे मुद्दे पर आता है और पूछता है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट की कॉपी कहाँ है। हल्की सी स्माइल के साथ हमारा हीरो बोलता है कि उसे ये जानकारी कभी नहीं मिलेगी। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं प्योर टेंशन के साथ और फाइनल कॉन्फ्रंटेशन शुरू होने से पहले का ये पल भारी हो जाता है। इसके बाद वो आदमी अपने गूंज को इशारे से आने वाले अटैक के लिए रेडी रहने को कहता है। वो घमंड से ये भी बोलता है कि उसके पीछे बहुत पावरफुल फोर्सेस हैं। इसी वजह से वो वार्न करता है कि रिपोर्ट कहीं भी हो, सब कुछ यहीं खत्म होने वाला है। जाने से पहले वो मेलिशियस स्माइल के साथ मुड़ता है और कहता है कि उसे कुछ बताना है। बूढ़ा आदमी 2 गूंज की तरफ इशारा करता है और रिवील करता है कि वही लोग उसके पेरेंट्स को खत्म करने वाले थे। यह सुनते ही टोजो का एक्सप्रेशन पूरी तरह प्योर हेट्रेड में बदल जाता है। वो पूरी ताकत से अपनी मुट्ठी भींच लेता है, सबको खत्म करने के लिए रेडी होता है। नफरत से भरा हुआ वो पूरी ताकत से मनूरो योशिदा का नाम चिल्लाता है। वो चिल्लाकर बोलता है कि कोने में फंसा हुआ कीड़ा भी पलटकर लड़ता है और अपने हाथ में पकड़ी बॉटल फेंक देता है। बॉटल जमीन पर टूट जाती है और लिक्विड हर तरफ फैल जाता है। इसके कारण
एक गून उस लिक्विड पर फिसल जाता है और पूरी तरह बैलेंस खो देता है। वो जोर से जमीन पर गिरता है। पडल के बीच उठने की कोशिश में उसे महसूस होता है कि उसका फेस लिक्विड से ढका हुआ है। मौका देखते ही हमारा हीरो आगे चार्ज करता है और पहले गन पर सॉलिड हिट मारता है। रिच गाय और उसका फादर समझ जाते हैं कि वो ऑयल है और उसे कावर्ड कहने लगते हैं। बिना मर्सी के हमारा प्रोटैगनिस्ट नाइफ से अपने रिवेंज का पहला टारगेट खत्म कर देता है। इसके तुरंत बाद वो एक ब्रूटल ब्लो मारता है ताकि वो दोबारा उठ न सके। योशा गुस्से में आ जाता है और अपने सारे आदमियों को एक साथ अटैक करने का ऑर्डर देता है, लेकिन गूंज ऑयल पर फिसलते जाते हैं और एक एक करके गिरते हैं, लड़ने लायक नहीं रहते। इसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट वॉल पर लगी एक बड़ी पेंटिंग की तरफ दौड़ता है। वहां से वो वॉल का सहारा लेकर मोमेंटम बनाता है और फिर से अटैक करता है। हवा में वो एक पावरफुल स्पिनिंग किक मारता है जिससे एक और गून उड़ जाता है। वो नाइफ हाथ में लिए जमीन पर उतरता है, अगले मूव के लिए रेडी। योशा गुस्से में चिल्लाता है, उसे शो ऑफ कहता है और अपने लोगों को उसे खत्म करने का ऑर्डर देता है। इसके साथ ही दो और गून्स हमारे हीरो पर अटैक करने दौड़ते हैं, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट पहले से इसके लिए रेडी होता है। वो एक मिस्टीरियस पाउडर फेंकता है जो आसपास के सारे एनिमीज को अंधा कर देता है। कंफ्यूजन और धुएं के बीच वो नाइफ लेकर स्ट्राइक करने को तैयार होता है। धुएं में गूंस पूरी तरह लॉस्ट और डिसोरिएंटेड होते हैं। स्विफ्ट मूव में हमारा हीरो आगे बढ़ता है और एक ब्रूट पर ब्लेड से वार करता है। रेड लिक्विड से ढका हुआ वो घूमता है, अगले ओपोनेंट के लिए रेडी। एक गार्ड आंखें साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन पाउडर उसे ठीक से देखने नहीं देता। इसी वजह से वो इजी टारगेट बन जाता है और उसकी पीठ पर फेटल ब्लो लगता है। थोड़ी देर बाद बाकी गूंस एक साथ अटैक की तैयारी करते हैं। फाइट और इंटेंस हो जाती है और हमारा हीरो अकेले कई लोगों से लड़ता रहता है। अपने आदमियों को पिटता देखकर योशा परेशान हो जाता है और समझ नहीं पाता क्या करे। यह देखकर उसका फादर उसे काम करता है और जल्दी से ड्रिंक लाने को कहता है। रिच गाय प्लान समझ जाता है और बोलता है कि लाइम को पानी नहीं अल्कोहल हटाता है। तभी अमानो खुद को छुड़ाकर योशिदा की टांग पकड़ लेती है। रिच गाय चिल्लाता है कि छोड़ दे, लेकिन वो पूरी ताकत से पकड़े रहती है। गुस्से में वो उसे जोर से लात मारता है और अलग फेंक देता है। जमीन पर पड़ी हुई भी वो सोचती है कि कम से कम इतना तो वो मदद कर पाई। बाकी गूंस फाइनल अटैक की तैयारी करते हैं। इसी बीच हमारा हीरो धुएं में और भी एनिमीज को गिराता रहता है। योशिदा के आदमी अल्कोहल से अपनी आंखें साफ करते हैं। उसका फादर उन्हें ऑयल से 100 भरे फ्लोर पर संभल कर चलने को कहता है। गूंस चारों तरफ फैलकर उसे घेर लेते हैं। एक ब्रूट सीढ़ियों से कूदकर अटैक करता है, लेकिन हमारा हीरो खुद को डिफेंड करता है और रैप्ड हैंड से उसकी ब्लेड पकड़ लेता है। मैलिशियस स्माइल के साथ योशिदा का फादर चिल्लाता है कि अब अटैक करो। सारे गूंज एक साथ आगे बढ़ते हैं। तभी युगजी अचानक आकर एक आदमी पर ब्रूटल ब्लो मारता है। युगजी आगे बढ़ता है और डायरेक्ट हिट करता है, लेकिन पीछे से एक ब्रूट नाइफ से युगजी पर अटैक करने आता है। यह देखते ही हमारा प्रोटैगनिस्ट तुरंत रिएक्ट करता है और एनिमी को पकड़कर रोक लेता है। ब्रूटल मूव के साथ वो उसे खत्म कर देता है और अपने दोस्त की जान बचाता है। योशा गुस्से में रिग्रेट करता है कि उसने युगजी को पहले क्यों नहीं मारा। इसके बाद हमारा हीरो एक और गून का अटैक अपनी आर्म से ब्लॉक करता है। घायल होने के बावजूद वो रुकता नहीं और बाकी एनिमीज से लड़ता रहता है। वो बॉल्ड गाय पर चार्ज करता है और बड़ी एजिलिटी से ब्लोज डॉज करता है। इसी दौरान योशिदा युगजी को धमकाता है, लेकिन युगजी बिना डर उसे चैलेंज करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फोकस करता है और नई स्ट्रैटेजी बनाता है। वो अपनी जैकेट जमीन पर फेंकता है ताकि गूंस डिस्ट्रैक्ट हो। सारे ब्रूट फाइनल डिसाइसिव अटैक के लिए उसकी तरफ पड़ते हैं। स्माइल के साथ वो लाइटर जलाता है और पूछता है कि क्या उन्हें थोड़ी फायर चाहिए। गूंस कंफ्यूज होते हैं और छोटी सी फ्लेम जलती है। फ्लोर पर फैले ऑयल की वजह से अचानक सब एक बड़ी आग में घिर जाते हैं। इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर युगजी योशिदा के फेस पर पावरफुल एक हमारा प्रोटैगनिस्ट मौका देखकर पूरी ताकत से रिच गाय पर चार्ज करता है। ब्रूटल ब्लो के साथ वो बैट से उसके सिर के बीचों बीच मारता है। जमीन पर पड़ा योशिदा यकीन नहीं कर पाता कि सब कुछ ऐसे खत्म हो गया। हमारा हीरो अपना पैर उसके फेस पर रखकर जोर से दबाता है, उसे ह्यूमिलिएट करता है। फिर वो फाइनल ब्लो के लिए तैयार होता है और पूछता है कि कोई आखिरी शब्द है या नहीं, लेकिन तभी योशिदा का फादर अमानो को हॉस्टेज बना लेता है और उसे खत्म करने की धमकी देता है। नाइफ उसकी गर्दन पर रखकर वो हमारे हीरो को पास आने से
रोकने की कोशिश करता है। डेस्परेट होकर योशिडा अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है कि वो सब गलत था। वो टोजो का नाम साफ करने और जो भी कीमत हो देने का प्रॉमिस करता है। बूढ़ा आदमी डील प्रपोज करता है और वार्न करता है कि कुछ भी गलत हुआ तो वो मर्सी नहीं दिखाएगा। हमारा हीरो जवाब देता है कि वो मरने से नहीं डरता और धमकी की परवाह नहीं करता। यह देखकर योशिदा बोलता है कि उसे खत्म कर दे और सारा ब्लेम उसी पर डाल दे, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे चौंकाते हुए डिमांड करता है कि वो अपना सारा पैसा दे। रिच गाय मान जाता है और बताता है कि उसके पास गोल्ड बार्स भी छुपे हुए हैं। योशा सीढ़ियों की तरफ जाता है और उसका फादर सोचता है कि वो सेफ से वेपन लाने जा रहा है। बूढ़ा आदमी हमारे हीरो से कहता है कि पैसा लेकर जल्दी निकल जाओ, लेकिन टोजो और अमानो एक दूसरे को देखते हैं और लगता है दोनों का एक प्लान है। इसी पल अमनो ओल्ड मैन के पेट में जोरदार एल्बो स्ट्राइक मारती है। मौका मिलते ही हमारा प्रोटोगनिस्ट गिरे हुए नाइफ को पकड़ लेता है। बिना समय गनवाए वो आदमी के बाल पकड़ता है और काम खत्म करता है। प्रिसाइज फ्लो के साथ वो उस बूढ़े आदमी को खत्म कर देता है जिसने सारा केओस रचा था। बूढ़ा आदमी लाइफलेस होकर जमीन पर गिर जाता है और हर तरफ रेड लिक्विड फैल जाता है। फाइट खत्म होने पर आमनो के चेहरे पर रिलीफ और सैडनेस दोनों दिखाई देते हैं। सीन देखकर हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे उठाने और अनटाई करने जाता है, लेकिन वो घबराकर वार्न करती है कि घर में फायर आर्म्स छुपे हुए हैं। उसी पल योशा पिस्टल लेकर सामने आ जाता है और चिल्लाता है कि वो सबको खत्म कर देगा। रिच गाय सीढ़ियों से नीचे उतरता है, हाथ में बैग होता है और चिल्लाता है कि वो प्रॉमिस्ड पैसा ले आया है, लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंचता है उसे अपने फादर और कून्स की लाशें दिखती हैं। डेस्परेट होकर वो चिल्लाता है कि टोजो ने डील तोड़ दी है और कसम खाता है कि वो उसे कुचल देगा। इसी बीच युगजी डेस्परेशन में योशा को आवाज देता है, जिससे उसका ध्यान कमरे के दूसरी तरफ चला जाता है। इसके साथ ही वो डिस्ट्रैक्शन बनाने के लिए पिस्टल से फायरिंग शुरू कर देता है। फ्लोर पर दो बंधे हुए गूंस दिखते हैं और एक सेल फोन से वही आवाज चल रही होती है जो पहले सुनी गई थी। तभी रिवील होता है कि ये सब सिर्फ रिकॉर्डेड ऑडियो था, रिच गाय और उसके आदमियों को ट्रिक करने के लिए। इसी मौके का फायदा उठाकर हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना वेपन योशिडा की तरफ तान देता है। बिना एक सेकंड गनवाए वो गोली चलाता है और हर तरफ रेड लिक्विड फैल जाता है। इसके तुरंत बाद वो आगे बढ़ता है और रिच गाय के फेस के बीचों बीच सॉलिड पंच मारता है। हमारा हीरो उसे जमीन पर पटक देता है, लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। चेहरा पकड़कर वो चीखता है और पूछता है कि उस स्कमबैग ने उसके ओल्ड मैन को क्यों मरवाया। क्रेज्ड स्माइल के साथ वो बोलता है कि वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए पूरी फैमिली को मिटा देगा। इसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट बिना किसी मर्सी के कई ब्लोज मारकर रिच गाय को खत्म कर देता है। सीन देखकर युगजी और अमानो दुश्मन की लाइफलेस बॉडी को जमीन पर पड़ा देखते रहते हैं। रेड लिक्विड से ढकी ब्लेड जमीन पर गिर जाती है और लंबी लड़ाई का अंत हो जाता है। आंखों में आंसू लेकर हमारा हीरो चिल्लाता है कि उसने आखिरकार अपने पेरेंट्स का बदला ले लिया है। बैकग्राउंड में उसका दोस्त और वो वुमन चुपचाप बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसे देखते रहते हैं। सीन चेंज होता है और अब युगजी अम्माना को सहारा देकर चला रहा होता है, क्योंकि दोनों बैडली इंजर्ड होते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट उनसे पहले जाने को कहता है क्योंकि उसे अभी कुछ और करना होता है।